हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका, और ये करेंट अफेयर्स का वीडियो है। ठीक है, इस प्रतियोगिता दर्पण का ये जून 2021 के संस्करण का वीडियो है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक है 2021 में मानसून सामान्य रहने का मौसम विभाग का पूर्वानुमान। तो देखिए, ये 16 अप्रैल 2021 को, जो चालू वर्ष 2021 है, उसमें मानसून मौसम जो जून सितंबर 2021 के दौरान देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में पहले दीर्घकालिक पूर्वानुमान भारतीय मौसम विभाग यानी IMD, जिसे कहते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ने जारी की है। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसका हेडक्वार्टर है आपको नई दिल्ली में। ठीक है, देखिए, मानसून मौसम में वर्षा दीर्घकालिक औसत का 98%। चलिए देखते हैं दीर्घकालिक औसत क्या है, पहले उसको देखते हैं, फिर इस पॉइंट पे वापस आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कि मानसून की जो स्थिति अगर मानक देखा जाए तो दीर्घकालिक औसत अगर 90% से कम हो तो ये आपको न्यून यानी डेफिसिट मानसून दिखाता है। ठीक है, अगर दीर्घकालिक औसत जो है 90% से कम हो तो ये मानसून न्यूनतम होगा और ये डेफिसिट होगा। ठीक है, लेकिन अगर दीर्घकालिक औसत 90% लेके 96% तक हो तो ये सामान्य से कम होगा यानी बेलो नॉर्मल होगा। फिर आपको दीर्घकालिक औसत अगर 96 से लेकर 104 के बीच हो तो ये सामान्य होगा, मतलब नॉर्मल है। और दीर्घकालिक औसत के 104 से लेकर अगर 110 के बीच हो तो ये सामान्य से अधिक होगा यानी अबव नॉर्मल होगा। चलिए, दीर्घकालिक औसत के 110 से अधिक होने पर ये एक्सेस हो जाएगा मानसून। ठीक है, और इस वीडियो में कहा गया है कि इस बार मानसून जो है वो नॉर्मल होगा, मतलब 96 से लेकर 104 के बीच होगा। ये नॉर्मल दिखाया गया है और ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है। चलिए अब इसमें पीछे बैक होकर देखते हैं। देखिए, यहाँ बताया गया है कि मानसून मौसम में वर्षा का दीर्घकालिक औसत 98% यानी कि 96 से लेकर 104% के बीच। ठीक है, वर्षा का यह दीर्घकालिक औसत 880.6 मिलीमीटर यानी कि 88 सेंटीमीटर है बरसात। ठीक है, अब देखिए, इस वर्ष दीर्घकालिक औसत का 98% रहने का पूर्वानुमान मौसम में लगा था। ठीक है, पूर्वानुमान मौसम जो है मानसून मौसम में ये आपको वर्षा का 86.2 सेंटीमीटर रहने का संभावना दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। चलिए इसमें आगे देखते हैं कि आगे देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि मौसम का जो पूर्वानुमान है, मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाला एक अन्य संस्था भी है, एक निजी संस्था है। ठीक है, इसका नाम है स्काईमेट। स्काईमेट ने भी कहा है कि इस बार 103% रहने का अनुमान है। अप्रैल 2021 में इसने कहा है। ठीक है, 103% मतलब 104 के नीचे है यानी ये सामान्य रहने का अनुमान है। यहाँ देखिए मैप में दिया गया है कि भारत में जब मानसून प्रवेश करती है तो जैसे कि 1 जून को भारत में प्रवेश करती है, जो भारत का मुख्य भूमि है वहाँ पर मानसून 1 जून को प्रवेश करती है। ठीक है, और धीरे धीरे ये मानसून जो है आगे बढ़ती चली जाती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 8 विभिन्न ट्रिब्यूनल्स को भंग कर इनकी शक्तियां उच्च न्यायालय को हस्तांतरित करने का अध्यादेश। तो देखिए, 4 अप्रैल 2021 को जारी इस अधिकरण सुधार यानी युक्तिकरण और सेवा शर्त अध्यादेश जो है, जिसको कहते हैं द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021 के जरिए भंग किए गए ट्रिब्यूनल्स में बौद्धिक संपदा विवादों की सुनवाई करने का जो अपीलीय बोर्ड है IPAB, जिसको इंग्लिश में कहा जाए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड, ठीक है, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के फैसलों के विरुद्ध सुनवाई करने वाला फिल्म सर्टिफिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल आदि शामिल है। अध्यादेश के जरिए अगर जो गठित अपीलीय निकाय हैं उनके कार्य पर अब उच्च न्यायालय को हस्तांतरित कर दिया गया। कौन कौन से हैं वो? तो देखिए ये 8 हैं। पहला आपको वित्त अधिनियम 2017, सिनेमेटोग्राफर एक्ट 1952, फिर तीसरा है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, फिर चौथा है कॉपीराइट एक्ट 1957, पांचवा है कस्टम एक्ट 1962, फिर है आपको पेटेंट एक्ट 1970, फिर है
सातवां है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 और आठवां है कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज एक्ट 2002। इन आठों का जो है, ये 8 जो है अध्यादेश के जरिए अपीली निकाय के कार्य अभी अब उच्च न्यायालय को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण को ब्रिटिश गृह मंत्री की मंजूरी। तो देखिए, भारत में जो पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ रुपए का 14,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ था, उसका मुख्य आरोपी था नीरव मोदी। ठीक है, और जो घोटाले के खुलासे के पश्चात जनवरी 2018 में परिवार के साथ विदेश भाग गया था तथा जिसे सीबीआई के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर मार्च 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, और भारत प्रत्यार्पण के लिए मंजूरी जो ब्रिटिश की जो गृह मंत्री हैं प्रीति पटेल ने 16 अप्रैल 2021 को इसको प्रदान किया था। ठीक है, अब देखिए 16 अप्रैल 2021 को जो नीरव मोदी ने भारत प्रत्यार्पण के लिए जो मंजूरी दी, ब्रिटिश गृह मंत्री ने, जो प्रीति पटेल हैं, उसने प्रदान किया था और उसके प्रत्यार्पण के मामले में सभी आपत्ति को 25 फरवरी 2021 को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद इसकी अनुमति के लिए यह मामला गृह मंत्रालय के पास गया था और फिर गृह मंत्रालय ने इसकी अनुमति दे दी। ठीक है, लेकिन अभी भी एक ऑप्शन बचा हुआ है नीरव मोदी के पास, मतलब प्रत्यार्पण से बचने के लिए जो स्थानीय अदालत के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील का विकल्प अभी भी नीरव मोदी के पास है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नगा संगठन NSCN के और वो NSCN के खांगों के साथ संघर्ष विराम में एक वर्ष की पुनः वृद्धि की गई। देखिए, ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो सक्रिय नागा संगठन है उसमें 3 है। आपको नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मेशन, ठीक है, NSCN मतलब नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, R का हो गया आपको रिफॉर्मेशन। ठीक है, फिर आपको दूसरा है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड नियोपाओ कोनियाक कीटोवी, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खांगो। इसके साथ संघर्ष विराम में एक वर्ष का पुनः वृद्धि कर दिया गया है। ठीक है, संघर्ष विराम का जो ये अवधि है आपको 28 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा और 27 अप्रैल 2022 तक लागू होगा। लेकिन इसमें एक है आपको नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खांगो। ठीक है, और इसके लिए जो संघर्ष विराम का जो वृद्धि किया गया है ये आपको लागू होगा 15 अप्रैल से। ठीक है, बाकी दोनों के लिए आपको 28 अप्रैल है, लेकिन तीसरा जो के खांगो है उसके लिए ये 15 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ में बीजापुर के जंगलों में सुरक्षा कर्मियों के पर नक्सली हमले के पश्चात ऑपरेशन प्रहार में तेजी। तो देखिए, ये 3 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के तर्रेव थाना क्षेत्र में जोड़ागुड़ा के जंगल में नक्सली ने सुरक्षा बलों के 22 जवानों को शहीद कर दिया। इस 22 जवान में देखा जाए तो आपको CRPF के, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स, बस्तारियन बटालियन के जवान शामिल थे। देखिए, हुआ यूँ कि इस क्षेत्र में एक लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी नाम का, मतलब PLGA जिसे कहते हैं, PLGA नाम का एक संगठन है आपको नक्सली का। इसमें एक मोस्ट वांटेड नक्सली सरगना है जिसका नाम है माडवी हिडमा। माडवी हिडमा पर आपको 40 लाख रुपए का इनाम घोषित है। तो हुआ यूँ कि लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के जो नक्सली हैं वो पहाड़ के तीनों क्षेत्र से अपने लगभग 400 नक्सलियों के साथ सैनिकों को घेर लिया था और उस पर अंधाधुंध मशीन गन से गोली चलाना शुरू किया। कुछ बम भी ब्लास्ट हुए जिसमें 22 जवान, भारत के 22 जवान शहीद हो गए। ठीक है, और उनकी हत्या करने के बाद जो इनके पास लेटेस्ट अत्याधुनिक रूप से जो हथियार थे भारतीय सेना के पास, वो भी वो लोग लूट कर ले गए। ठीक है, फिर देखा जाए तो इस मुठभेड़ में जो हुए नुकसान की गंभीरता को लेते हुए नक्सलियों के विरुद्ध जो चल रहा ऑपरेशन प्रहार था उसमें तेजी लाने का निर्णय किया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि BCCI के द्वारा सत्र 2020-21 के लिए 28 पुरुष क्रिकेटर अनुबंधित। तो देखिए, ये 15 अप्रैल 2021 को BCCI ने सत्र 2020-21 के लिए पुरुष क्रिकेटरों की सूची जारी की है। ठीक है, और लेकिन इस बार महिला की जो सूची जारी नहीं की गई है, महिला क्रिकेटर्स की, जो कि पिछले वर्ष
22 महिला क्रिकेटर को अनुबंधित किया गया था और इस बार सूची जारी अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, अब पुरुष कैटेगरी में देखा जाए तो इसको 4 श्रेणी में अनुबंधित किया गया है। पहला है आपको A+ श्रेणी। A+ श्रेणी में जो रिटेनरशिप राशि है वो 7-7 करोड़ दिया जाएगा और कुल 3 खिलाड़ी हैं जो A+ में आते हैं। पहला आपको विराट कोहली, दूसरा रोहित शर्मा और तीसरा जसप्रीत बुमराह। फिर आपको A श्रेणी में आते हैं, तो A श्रेणी में जो रिटेनरशिप राशि है वो 5-5 करोड़ है। ठीक है, कुल 10 खिलाड़ी हैं। आपको आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, KL राहुल, शिखर धवन, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत, ये 10 खिलाड़ी जो हैं वो A श्रेणी में है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं B श्रेणी। अब देखते हैं B श्रेणी। तो B श्रेणी में जो रिटेनरशिप राशि रखा गया है वो है 3-3 करोड़ और 3-3 करोड़ जो है कुल 5 खिलाड़ी को दिया जाएगा। भुवनेश्वर कुमार, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, रिद्धमान शाह और मयंक अग्रवाल, ये तीसरा कैटेगरी था B श्रेणी में। फिर चौथा कैटेगरी आता है आपको C श्रेणी का। C श्रेणी में जो रिटेनरशिप राशि है वो 1-1 करोड़ रुपए है। कुल खिलाड़ी हैं 10। इसमें आपको कुलदीप यादव, नवदीप सैनी, दीपक चाहर, अक्षर पटेल, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, यजुवेंद्र चहल, हनुमा विहारी, श्रेयस अय्यर और वाशिंगटन सुंदर, ये 10 खिलाड़ी को श्रेणी C में रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हल्के लड़ाकू विमान तेजस के द्वारा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल पाइथन 5 का परीक्षण किया गया। तो देखिए 27 अप्रैल 2021 को स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान जो है तेजस की मारक क्षमता का एक और सत्यापन उस समय हुआ जब हवा से हवा मतलब एयर टू एयर मिसाइल के मार करने वाली जो 5वीं पीढ़ी है पाइथन 5 उसका मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, इस परीक्षण के तहत बंसी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, देखिए HAL से ऐसे 83 विमान खरीदने के लिए 48,000 करोड़ का अनुबंध किया गया है। सरकार ने फरवरी 2021 में अनुबंध किया है HAL से। HAL का फुल फॉर्म क्या हो गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है पश्चिम बंगाल में तृणमूल, असम में भाजपा, केरल में LDF का सत्ता पर कब्जा बरकरार है। ठीक है, और तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई सरकारें आई हैं। चलिए देखिए, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए थे वो 27 मार्च से 29 अप्रैल के दौरान हुए थे और ये कुल 8 चरण में संपन्न हुआ था। फिर असम में आपको ये 3 चरण में संपन्न हुआ था, 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को। फिर 3 विधानसभा जो है तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, यहाँ एक ही चरण में किया गया था, 6 अप्रैल को संपन्न हुआ चुनाव। अब देखिए इन 5 जगह में इलेक्शन होने के बाद जब इनकी मतगणना हुई तो वो एक ही दिन की गई थी, 2 मई को। 2 मई को इन 5 विधानसभा क्षेत्र का मतगणना किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए कुल विधानसभा सीट तो वो है 294, लेकिन जो इलेक्शन हुए थे इस बार वो 292 सीट के हुए थे। क्यों? तो 2 सीट के जो प्रत्याशी थे, एक उम्मीदवार जो थे दोनों के, उनका निधन हो गया, इसलिए वहाँ इलेक्शन नहीं हुआ और वहाँ अब 16 मई को इलेक्शन कराया जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए तृणमूल कांग्रेस ने 290 सीट पर और शेष जो 4 सीट है उसमें अपने सहयोगी दल यानी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और एक निर्दलीय शहीद के लिए छोड़ दी थी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो तृणमूल कांग्रेस है 294 सीटों पे में से 290 सीट पर खुद इलेक्शन लड़ा था और 4 सीट पर वो अपने सहयोगी जो है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा उनके साथ गठबंधन करके इलेक्शन लड़ा था। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं। इसमें ममता बनर्जी जो है वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन फिलहाल वो विधानसभा की सदस्य नहीं है। कैसे हुआ? यूं कि जो ममता बनर्जी है वो नंदीग्राम से खड़ी थी। ठीक है, और नंदीग्राम में इलेक्शन के बाद वो कुल 1956 वोटों से हार गई, अपनी सीट खुद हार गई, इसलिए वह अभी वहाँ पे विधानसभा की सदस्य नहीं है। लेकिन ये तीसरी बार मुख्यमंत्री तो बन गई हैं, लेकिन इनके पास अभी भी 6 माह का समय है, ये विधायक इन्हें बनना होगा। ठीक है, और ये पहली बार अगर देखा जाए तो 20 मई 2011 को मुख्यमंत्री बनी थी और तब से अब तक इस पद पर ये बरकरार है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पश्चिम बंगाल के जो दलगत स्थिति है उसके बारे में देखते हैं। तो तृणमूल कांग्रेस व अन्य जो है वो 214 सीटें जीत सकी, जिसमें से 213 सीट जो है वो तृणमूल कांग्रेस ने जीता है। ठीक है, और 1 सीट गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जो उसकी गठबंधन सरकार थी उसने जीता।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है संयुक्त मोर्चा। संयुक्त मोर्चा ने 1 सीट जीता है, ठीक है। और फिर देखा जाए भाजपा और उसके सहयोगी दल, तो उसने कुल 77 सीट जीते हैं, जिसमें से भाजपा ने ही 77 सीटें जीती हैं, ठीक है। फिर आपको अन्य दल यहाँ पे 0 है। चलिए अब देखते हैं हम लोग केरल विधानसभा। केरल विधानसभा के बारे में देखा जाए तो विधानसभा की जो कुल सीटें वो केरल में 140 है, और इस बार भी सीएम कौन है, तो पिनाराई विजयन ही बने हैं, ठीक है। चलिए केरल विधानसभा की जो स्थिति देखा जाए तो एलडीएफ की कुल 99 सीटें आई हैं, ठीक है, जिसमें आपको माकपा 62, भाकपा 17, केरल कांग्रेस 5, जनता दल 2, राष्ट्रवादी कांग्रेस 2 और निर्दलीय 6 और अन्य इसमें 5 हैं, ठीक है। इतने सीट जो है वो एलडीएफ के हैं, मतलब कुल 99 सीट। फिर आपको यूडीएफ पे जाइए तो 41 सीटें यूडीएफ की हैं, ठीक है, और अन्य दल की 0। यहाँ कुल मिलाकर 140 हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विधानसभा है असम। असम की जो विधानसभा की अगर कुल सीटें देखी जाए तो वो है 126, ठीक है। और यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं। और असम का जो विधानसभा का जो दलगत स्थिति देखा जाए तो एनडीए की गठबंधन में कुल 75 सीटें यहाँ जीती हैं, जिसमें भाजपा की 60 सीटें हैं, असम गण परिषद के 9, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के 6, ठीक है। फिर महाजोत गठबंधन, यहाँ महाजोत गठबंधन को 50 सीटें मिली हैं, जिसमें से कांग्रेस के 29, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के 16, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के 4 और माकपा के 1 हैं और निर्दलीय 1 है। ये कुल सीटें जो है वो आपको असम विधानसभा के हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि तमिलनाडु में है कि विधानसभा की यहाँ जो कुल सीटें हैं वो है 234, ठीक है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने वो है स्टालिन, और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम द्रमुक यानी डीएमके के ये प्रत्याशी हैं, ठीक है। देखिए अगर दलगत स्थिति देखा जाए तो यहाँ पर एसपीए को कुल मिले हैं 159 सीटें, 159 सीटें एसपीए जीती हैं, जिसमें से डीएमके के हैं 133, कांग्रेस के हैं 18, वीसीके के हैं 4, सीपीएम के हैं 2, सीपीआई के हैं 2, ठीक है। आगे और अगला है इसमें एनडीए ने 75 सीटें जीत सकी हैं, जिसमें से अन्ना द्रमुक के हैं 66, पीएम के हैं 5 और भाजपा के हैं 4। ये सीटें हैं आपको तमिलनाडु के। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपको पुदुचेरी में अगर विधानसभा की कुल सीटें देखी जाए तो ये 30 सीटें हैं, ठीक है। और मुख्यमंत्री बरकरार है एन रंगास्वामी किस पार्टी से हैं, तो वह है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस से, ठीक है। चलिए अब पुदुचेरी की जो विधानसभा का जो दलगत स्थिति देखा जाए तो एनडीए ने कुल 16 सीटें जीती हैं, ठीक है। 30 में से 16 सीटें एनडीए को मिली हैं, जिसमें से ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को 10, भाजपा को 6, अन्ना द्रमुक को 0, ठीक है। और उसके बाद अगर यूपीए में आते हैं तो यूपीए को 9 सीटें मिली हैं, जिसमें से आपको डीएमके के 6, कांग्रेस के 2, निर्दलीय 1 और अन्य निर्दलीय 5 हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है आपको अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिक को 11 सितंबर 2021 तक वापस बुलाने की राष्ट्रपति बाइडेन की घोषणा की गई। तो देखिए यहाँ पर हुआ यूँ कि 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस बुला लिया जाएगा, और ये निर्णय लिया है बाइडेन प्रशासन ने, ठीक है। देखिए ये युद्ध जो है वो लगभग 20 वर्षों से चल रहा था, ये काफ़ी लंबा रहा और लगभग बहुत ही महंगा हुआ। अलकायदा ने 9/11 के टाइम पे जो 2001 में हमला किया था अमेरिका पे, उसके बाद ये युद्ध लड़ा गया, ठीक है। और इस युद्ध में अमेरिका ने अब तक लगभग 2400 सैनिक खो चुका है, और लगभग $2 ट्रिलियन मतलब कि 150 लाख करोड़ रुपए इस युद्ध पे खर्च किया है अमेरिका ने, ठीक है। और अलकायदा का जो प्रमुख था उसामा बिन लादेन, उसको मई 2011 में मार गिराया गया था पाकिस्तान में, ठीक है। और बाद में पाकिस्तान को क्लीन चिट भी दे दिए थे अमेरिका ने, ठीक। देखिए अमेरिका जो है वो तालिबान को तो ख़त्म नहीं कर पाया, ठीक है, और ना ही अफगानिस्तान में शांति बहाल कर पाया इस 20 वर्षों में। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति अभी हैं जो बाइडेन, वे चौथे राष्ट्रपति हो गए इस युद्ध को लड़ते हुए। तो अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया ये जो बाइडेन ने, और कहा कि ये दायित्व जो है वो 5वें राष्ट्र पर भी डालना सही नहीं होगा, इसलिए उसे वापस बुला लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब हम लोग।
नेक्स्ट टॉपिक है चाड के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी इत्नो की संघर्ष के दौरान मौत। तो देखिए, ये 20 अप्रैल 2021 को विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में युद्ध के मैदान में मारे गए। कौन? चाड के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी इत्नो। ठीक है, और मौत के संबंध में जो जानकारी है वो देश की सेना की ओर से 20 अप्रैल को प्रसारित हुई। अब देखिए, ये 20 अप्रैल को उस वक्त प्रसारित हुई जब राष्ट्रपति का जो ताज़ा चुनाव हुआ था उसके इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, और रिजल्ट आने के कुछ ही घंटों बाद सैनिकों ने, मतलब सेना ने ये अनाउंसमेंट किया, ये प्रसारित किया कि जो राष्ट्रपति हैं इद्रिस डेबी इत्नो, उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, अब देखिए, सेना के अनुसार अब वहाँ का जो संक्रमणकालीन जो सैन्य परिषद है उसके प्रमुख का जो दायित्व है वो उनके पुत्र को गया, जो 37 वर्षीय पुत्र हैं महामत डेबी इत्नो, उन्होंने संभाल लिया। ठीक है, देखिए, और इस मृत्यु के बारे में बताया गया है कि ये जो मृत्यु की घटना है, जिसका स्थल है वो एक सुदूर क्षेत्र बताया गया। ठीक है, और अभी तक ये खुलासा नहीं हो सका कि विद्रोहियों के साथ संघर्ष के लिए वो स्वयं अग्रिम मोर्चे पर क्यों गए थे। ठीक है, क्योंकि उनकी उम्र 69 ईयर्स की थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इजरायली चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। बहुमत जुटाकर नई सरकार बनाने का अवसर निवर्तमान प्रधानमंत्री नेतन्याहू को दिया गया। तो देखिए, मार्च 2021 में हुए जो आम चुनाव है उसमें किसी भी पार्टी अथवा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। नेसेट जो वहाँ का संसद हो गया। ठीक है, नेसेट में सबसे बड़े दल के नेता होने के नाते कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 4 सप्ताह के लिए आवश्यक बहुमत जुटाकर नई सरकार के गठन को राष्ट्रपति रेव्यूवेन रिवालिन ने कहा था। ठीक है, देखिए, इजराइल की जो नेसेट है, मतलब वहाँ का जो संसद में सीट है वो कुल 120 है। नेतन्याहू की पार्टी जो लिकुड पार्टी है उसने कुल 30 सीटें जीती थी, और गठबंधन के बाद 52 सीटें हो गई थी। ठीक है, अब देखिए, संसद में जो आवश्यक बहुमत जुटाने के लिए उनको 28 दिन का और समय दिया गया है। ठीक है, 28 दिनों में उनको अपनी सत्ता पेश करनी होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नीदरलैंड व भारत के मध्य आभासी शिखर वार्ता। तो देखिए, 9 अप्रैल को हुआ था आभासी शिखर वार्ता, जिसमें नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वर्चुअल रूप से एक शिखर वार्ता संपन्न हुआ। ठीक है, इसको व्यापार और निवेश, जल प्रबंधन, कृषि, स्मार्ट सिटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य एवं अंतरिक्ष आदि क्षेत्र में सहयोग संवर्धन की संभावनाओं पर चर्चा की। ठीक है, देखिए, दोनों देशों के साझा जो डच इंडिया वाटर अलायंस फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव है, जिसको दिवाली कहा जाता है, उसकी समीक्षा भी की गई इस वार्ता में। फिर भारत की जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है ये था क्लीन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, सागरमाला, आयुष्मान भारत और स्टार्टअप इंडिया। इन जैसे जो कार्यक्रम है उसको भारत नीदरलैंड सहयोग की व्यापक संभावनाओं को सहमति दोनों प्रधानमंत्री ने बनी। फिर आपको वैक्सीन के मामले में भी वैक्सीन उत्पादन के क्षेत्र में एक दूसरे की क्षमताओं के इस्तेमाल से इस दिशा में काम आगे बढ़ाने का भी सहमति बना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है छठा रायसीन संवाद वर्चुअल तरीके से संपन्न। तो देखा जाए तो ये 13 से 16 अप्रैल 2021 को भारतीय विदेश मंत्रालय और दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। ठीक है, इसका जो थीम था वो कोविड वेस्ट था। कोविड वेस्ट मतलब इसमें देखा जाए तो वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलाइनर एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये थीम था। इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, मतलब ये तो हुआ तो वर्चुअल रूप से ही था, लेकिन जो मुख्य अतिथि थे वो थे रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन। ठीक है, ये मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन सत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। ठीक है, इसमें देखा जाए तो 50 देशों के लगभग 150 वक्ताओं ने 50 विभिन्न सत्रों में अपनी विचार रखी। अब इसमें देखा जाए तो रायसीना डायलॉग जो भू राजनीतिक यानी जियो पॉलिटिक्स, भू आर्थिक यानी जियो इकोनॉमिक्स मुद्दे पर चर्चा के लिए भारत की पहल पर आयोजित किया जाने वाला ये एक वार्षिक सम्मेलन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि विभिन्न राष्ट्र के जो नीति निर्माता, निर्णयकर्ता, उच्चाधिकारी, राजनेता, पत्रकार और उद्योग व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी जो हैं वो एक मंच पर अपने विचार को रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है मंगल ग्रह पर इंजेन्युटी रोबोटिक हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान। तो देखिए, परसिवरेंस जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है, उसने मंगल ग्रह पर 30 जुलाई को प्रक्षेपित किया था परसिवरेंस। परसिवरेंस एक रोवर के साथ एक छोटा हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी नाम का भेजा गया था। ठीक है, इंजेन्युटी का जो वजन था वो 1.8 केजी था, जिसको इस परसिवरेंस के साथ भेजा गया था। ठीक है, जो कि अल्ट्रा लाइट रोबोटिक हेलीकॉप्टर था। ठीक है, और ये वहाँ पर 18 फरवरी 2021 को उतरा। कहाँ? ये उतरा मंगल की सतह पर, ये रोबोटिक हेलीकॉप्टर। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर उतरा था 18 फरवरी को। फिर इसने अपनी पहली उड़ान भरी 19 अप्रैल 2021 को 40 सेकंड तक, मात्र 10 फुट की ऊंचाई पर। फिर आपको दूसरी उड़ान इसने भरी 22 अप्रैल 2021 को 51.9 सेकंड की, और ये 5 मीटर तक की ऊंचाई पर। ठीक है, फिर इस इंजेन्युटी के इस मिशन को नासा की कैलिफोर्निया स्थित जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी से नियंत्रित किया गया था। एक्चुअली ये उड़ान इस हेलीकॉप्टर को इसलिए भरा गया क्योंकि जो मंगल का सतह है वो ऊबड़ खाबड़ है, वो सतह प्लेन नहीं है। तो ऊबड़ खाबड़ सतह पर ये हेलीकॉप्टर एक जगह से उड़कर दूसरे जगह जाएगा और आसानी से उसके डेटा को कलेक्ट कर सकेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिकी जनगणना 2020 के पहले राष्ट्रव्यापी आंकड़े जारी। तो देखिए, 26 अप्रैल 2021 को जनगणना ब्यूरो की जनगणना के पहले राष्ट्रव्यापी आंकड़े जारी किए गए। अमेरिका में जो जनगणना होता है वो हर 10 साल पे होता है। ठीक है, और अमेरिका की जो कुल जनसंख्या 1 अप्रैल 2021 की स्थिति देखा जाए तो है 33,49,49,281। मतलब ये पिछले दशक से 7.4% इसमें वृद्धि देखी गई है। ठीक है, फिर जनगणना के आधार पर अगर देखा जाए तो वहाँ की सीटें होती हैं। अब उस सीटों में कुछ चेंजेस आएंगी, जैसे टेक्सास की प्रतिनिधि सभा में सीटों में जहाँ 2 की वृद्धि होगी, वहाँ 2 सीटें बढ़ेंगी टेक्सास में, लेकिन कहीं कहीं पर एक एक सीट कम भी होगी। तो वो कहाँ कहाँ? जैसे आपको फ्लोरिडा, कोलोराडो, मोंटाना, ओरेगॉन, नॉर्थ कैलिफोर्निया, इलिनॉस, मिशिगन, न्यूयॉर्क, ओहियो, पेंसिल्वेनिया और वेस्ट वर्जीनिया, इन जगहों पर एक एक सीट कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि पुलिसिया शक्ति में वृद्धि के लिए ब्रिटेन में लाए गए विधेयक के विरोध में किल द बिल अभियान आया। तो देखिए, इंग्लैंड और वेल्स के जो विध्वंसक प्रदर्शन है उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए ब्रिटिश संसद में लाए गए विधेयक का नाम क्या है? पुलिस क्राइम सेंटेंसिंग एंड कोर्ट्स बिल 2021। इसको आमतौर पर व्यापक विरोध जनता के द्वारा सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो ये विधेयक जो है, एक्चुअली विधेयक में सरकार का कहना है कि इसके जरिए प्रदर्शनों के समय भीड़ को सख्ती से खदेड़ने में पुलिस अधिकारियों को ज़्यादा शक्तियाँ मिलेंगी और प्रदर्शन के समय ध्वनि सीमा आदि तय कर सकेंगे। ठीक है, और इसके विरोध में जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने एक अभियान चलाया, उस अभियान का नाम रखा किल द बिल। ठीक है, इवन जब वहाँ के प्रिंस फिलिप का देहांत हुआ, उनके अंतिम संस्कार हो रहे थे, तो उस वक्त भी शांतिपूर्ण रूप से इस बिल के अगेंस्ट प्रदर्शन चल रहे थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडोनेशियाई नौसेना की पनडुब्बी समुद्र में डूबी और सभी 53 नौसैनिकों की मृत्यु हो गई। तो देखिए, 21 अप्रैल 2021 को एक अभ्यास के दौरान इंडोनेशिया नौसेना की एक पनडुब्बी जिसका नाम है KRI नांगला 402, ये बाली के तट के निकट लापता हो गया। ठीक है, 5 दिनों के बाद पनडुब्बी का मलबा मिला बाली द्वीप से लगभग 96 किलोमीटर उत्तर में 838 मीटर की गहराई में, समुद्र की गहराई में। ठीक है, 24 अप्रैल को ढूंढा जा सका। देखिए, इसकी जो क्षमता थी वो 500 मीटर गहराई तक जा सकता था ये आपको पनडुब्बी, लेकिन 838 मीटर नीचे मिला। 500 मीटर से ज़्यादा हुआ, यानी कि यहाँ पर जब वो नीचे गया होगा तो ये अपने इनका जो पार्ट है वो फटने लगा होगा प्रेशर से। ठीक है, और देखिए, इस पे कुल 3 दिनों का ही ऑक्सीजन था, लेकिन ये 5 दिन बाद मिला। ठीक है, और इसमें कुल 53 नौसैनिक थे जो सवार, वो सभी की मृत्यु हो गई। 27 अप्रैल को वहाँ पर नौसैनिकों के द्वारा समुद्र में पुष्प अर्पित किए गए उनकी याद में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट
टॉपिक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। तो ये 20 अप्रैल 2021 को फ्रांस स्थित मीडिया निगरानी समूह और गैर सरकारी संगठन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसके द्वारा ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी की जाती है। ठीक है, अब देखिए सूचकांक में जो कुल देश हैं, जो कुल देशों की मीडिया शामिल है, तो कुल 180 देशों की मीडिया का शामिल किया गया है। ठीक है, और भारत का स्थान 142वां है, 180 में 142वें स्थान पर। फिर सूचकांक में प्रथम 4 स्थान देखा जाए तो पहले स्थान पे नॉर्वे है और ये लगातार 5वां वर्ष है इसका जब ये पहले स्थान पर है। फिर दूसरे स्थान पे फिनलैंड, तीसरे पे स्वीडन, चौथे पे डेनमार्क। उसी तरह से सूचकांक में अंतिम 4 देखा जाए तो 180वें स्थान पे है इरिट्रिया, 179वें स्थान पे उत्तर कोरिया, 178वें स्थान पे तुर्कमेनिस्तान और 177वें स्थान पे चीन है। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देखी जाए तो 106वें स्थान पे नेपाल है, 127वें स्थान पर श्रीलंका, 140वें स्थान पे म्यांमार, 145वें पाकिस्तान और 152 पे बांग्लादेश है। ठीक है, और देखा जाए तो ये भारत की स्थिति जो है वो धीरे धीरे गिरती जा रही है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर। ठीक है, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में पहला है आपको निजी बैंकों में शीर्ष पदों पर कार्यकाल की सीमाएं और रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित की गई। देखिए 26 अप्रैल 2021 को अधिसूचना आरबीआई ने जारी की, जिसके अनुसार देश में कार्यरत जो निजी बैंक और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार के लिए इन बैंकों के शीर्ष पदों पर जो है उनकी आयु सीमा और कार्यकाल की सीमा निर्धारण कर दी गई है। तो देखिए निजी क्षेत्र के बैंक में जो प्रबंधक निदेशक है मतलब एमडी, फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, वो पूर्णकालिक निदेशक पद पर कोई व्यक्ति अधिकतम 15 वर्षों तक ही बना रह सकता है। ठीक है, और 15 वर्षों के बाद कम से कम 3 वर्ष का कूलिंग पीरियड होगा। कूलिंग पीरियड में ये होगा कि 3 वर्ष के लिए जो इस कूलिंग पीरियड के दौरान संबंधित व्यक्ति जो है वो कि बैंक या इसकी किसी संबद्ध इकाई की किसी भी पद पर नियुक्ति या संबद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कूलिंग पीरियड का कंडीशन है। फिर इन पदों पर रहने की उच्चतम आयु जो है वो 70 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए ये पद पर 75 वर्ष की सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है, और आरबीआई के नियम जो है वो सभी निजी बैंकों के साथ साथ जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, विदेशी बैंक हैं और पूर्ण स्वामित्व वाले जो अनुषंगी बैंक हैं उन सब पर 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोविड-19 महामारी के दौर में भी 2020-21 के दौरान सार्वजनिक निर्गमों के जरिए पूंजी विदोहन में भारी वृद्धि। तो देखिए कोविड-19 महामारी के बीच जो अनिश्चितता की स्थिति बने रहने के बावजूद देश में सार्वजनिक निर्गम मतलब कि जो पब्लिक इश्यूज हैं, फिर आपको साधिकार निर्गम मतलब राइट इश्यूज, वो बॉन्ड्स आदि के जरिए पूंजी विदोहन में भारी वृद्धि की गई और बीते वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ये बढ़ी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर डिटेल में देखें तो जो सार्वजनिक और साधिकार मतलब कि जरिए जो कंपनी के द्वारा पूंजी विदोहन हुई है मतलब रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन थ्रू पब्लिक एंड राइट इश्यूज, उसको अगर देखा जाए तो आपको सार्वजनिक निर्गम मतलब पब्लिक इश्यूज को जो 2019-20 में 62 निर्गम की संख्या थी वो 2020-21 में 56 है, लेकिन जो जुटाई गई राशि अगर देखी जाए तो 62 निर्गमों की संख्या के साथ ही 21,382.35 करोड़ राशि जुटाई थी, लेकिन यहाँ 56 के साथ 46,229.71 ये इतना करोड़ राशि जुटाई गई है। फिर आपको उसी तरह राइट इश्यूज में 17 निर्गमों के साथ देखा जाए तो ये 55,669.79 करोड़ था, लेकिन 21 निर्गमों की संख्या के साथ ये 64,058.61 हो गया। अब इन दोनों को कुल किया गया तो आपको 77 निर्गम संख्या हो गई 2020-21 में और उसमें 1,10,088.32 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जुटाई गई है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है महामारी से ग्रसित 2020-21 में भारत के वस्तुगत निर्यातों व आयातों में भारी गिरावट देखी गई। तो देखिए ये 15 अप्रैल को भारत की विदेश व्यापार जो अंतिम आंकड़े हैं वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किए हैं। फिर वस्तुगत व्यापार अगर देखा जाए मर्चेंडाइज ट्रेड का तो निर्यात जो है यानी एक्सपोर्ट जो है वो 2020-21 में 290.63 है, जो कि पिछले वर्ष के तुलना में 7.20
2.6% की कमी देखी गई है। ठीक है, फिर आयात में भी आपको देखा जाए तो जो पिछले साल 474.71 था, इस बार 389.18 हो गया, मतलब इसमें भी भारी कमी देखी गई है। 18.02% की कमी हुई है। ठीक है, फिर आपको ट्रेड बैलेंस में आए तो जहां 161.35 था, इस बार 98.56 है। ठीक है, फिर आपको इसको करोड़ में बदलते हैं, जैसे ये तो आपको अरब डॉलर में था, लेकिन अब करोड़ रुपए में अगर चेंज किया जाए तो निर्यात में भारत जो है, निर्यात में इस बार 3.13% की कमी हुई है और आयात में 14.40% की कमी देखी गई है। ठीक है, और ट्रेड बैलेंस भी काफ़ी कम हुआ है। नेक्स्ट है आपको सेवाओं का व्यापार यानी ट्रेड इन सर्विसेज, तो ये अप्रैल से फरवरी 2020-21 का है, मतलब पहले 11 मंथ का। ठीक है, इसमें निर्यात देखा जाए यानी प्राप्ति अरब डॉलर में तो 184.81 अरब डॉलर है। फिर आयात यानी भुगतान देखा जाए तो 105.91 अरब डॉलर है। फिर व्यापार शेष अगर हो गया तो ये 78.91 है। ठीक है, अब इसी में देखा जाए करोड़ों रुपए में, ये तो अरब डॉलर में था, अगर ये ट्रेड सर्विस जो है मतलब इसमें देखा जाए करोड़ों रुपए में, तो निर्यात जो प्राप्तियां हैं वो 13,73,288 करोड़ रुपए हैं। फिर आपको भुगतान में मतलब आयात में देखा जाए तो ये 7,86,801 करोड़ रुपए हैं। व्यापार शेष यानी ट्रेड बैलेंस में 5,86,488। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आहार क्रांति। देखा जाए तो 14 अप्रैल 2021 को इस अभियान का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया गया। शुभारंभ जो है वो विज्ञान प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। ठीक है, और ये पोषण के प्रति जागरूकता में सृजन और स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषक खाद्य फलों सब्जियों तक पहुंच स्थापित करने के बारे में समर्पित एक मिशन है। ठीक है, इसका जो मोटो है मतलब आदर्श वाक्य है वो है उत्तम आहार उत्तम विचार, मतलब गुड डाइट गुड कॉग्निशन। ठीक है, अब इसमें आगे देखा जाए नेक्स्ट टॉपिक तो 15 देश मतलब कि जो आसियान के 10 देश, ठीक है, और 5 अन्य जैसे ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया, ये 5 अन्य के क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदार मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको हम लोग RCEP के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझौते की अभिपुष्टि करने वाला पहला देश कौन बना, तो वो बना सिंगापुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग विश्व के अरबपतियों की फोर्ब्स की 2021 की सूची। तो देखिए 6 अप्रैल को अमेरिकी वाणिज्य पत्रिका है फोर्ब्स ने विश्व के अरबपतियों की सूची जारी की है वर्ष 2021 की, और ये सूची जो है 5 मार्च 2021 की अंतिम स्थिति है। ठीक है, 6 अप्रैल को जारी की गई है और 5 मार्च तक की डाटा को इसमें कवर किया गया है। तो 5 मार्च तक देखा जाए तो फोर्ब्स के अनुसार जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है वो है जेफ बेजोस, अमेरिका का रहने वाले हैं, अमेजन कंपनी के ओनर हैं और ये 177 अरब डॉलर का इनकी संपत्ति है। ठीक है, फिर आपको दूसरे स्थान पे है एलन मस्क स्पेसएक्स के, इनको 151 अरब डॉलर का संपत्ति है। फिर तीसरे पर है बर्नार्ड एर्नॉल्ट फ्रांस के 150 अरब डॉलर के साथ। चौथे स्थान पे है बिल गेट्स, अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर हैं, 124 अरब डॉलर के साथ। फिर आपको मार्क जुकरबर्ग, ये आपको अमेरिका के हैं और फेसबुक के ओनर हैं, 97 अरब डॉलर के साथ। ठीक है, और ये तो टॉप 10 का लिस्ट है जो हम आपको PDF में दे देंगे। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो 10वें स्थान पर है भारत के मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। ठीक है, और इनकी संपत्ति है 84.5 अरब डॉलर। ठीक है, और ये जो 10वें स्थान पे, दुनिया के 10वें स्थान पे आते हैं मुकेश अंबानी, वो भारत के प्रथम स्थान पे आते हैं और इसकी संपत्ति 84.5 अरब डॉलर है। दूसरे स्थान पे है गौतम आडवाणी एवं फैमिली, और ये 24वें स्थान पे है दुनिया में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में है, इनकी संपत्ति है 50.5 अरब डॉलर। फिर आपको तीसरे स्थान पे है शिव नाडर, चौथे स्थान पे है राधा कृष्ण दमानी एंड परिवार, 5वें स्थान पे है उदय कोटक, छठे स्थान पे है लक्ष्मी मित्तल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है 2021-22 की पहली द्वैमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर और अन्य प्रमुख बैंकिंग दरों में कोई परिवर्तन नहीं। तो देखिए 7 अप्रैल 2021 को वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली द्वैमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की गई और ये RBI ने इसकी घोषणा की है। ठीक है,
चलिए प्रमुख बैंकिंग दर देखा जाए अप्रैल 2021 की अंत की स्थिति, तो रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35, बैंक रेट है 4.25, सीमांत स्थायी सुविधा दर है 4.25, नगद आरक्षण अनुपात है 3.50, फिर आपको संविधिक तरलता अनुपात है 18%। ये अभी जो अप्रैल 2021 तक की अंत की स्थिति है प्रमुख बैंकिंग दरें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स की ओर। तो अपॉइंटमेंट में पहला है आपको कि भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं डॉक्टर जीपी सामंत। फिर आपको भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं 13 अप्रैल 2021 से सुशील चंद्रा। फिर आपको सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक यानी सीएमडी बने हैं एस रामन। फिर आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं संजय त्रिनेत्र। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपको वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के नए सचिव कौन है, तो ये बने हैं अजय सेठ। फिर आपको उसी तरह से भारत के नए वित्त सचिव 29 अप्रैल 2021 की आंकड़े देखा जाए तो वो है टीवी सोमनाथन। फिर आपको नेस्कॉम के सत्र 2021-22 के लिए चेयरपर्सन बनी है रेखा एम मेनन, जो कि एसेंचर के चेयरपर्सन है और सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर है। फिर नेस्कॉम के ही सत्र 2021-22 के लिए जो वाइस चेयरपर्सन बने वो हैं बने कृष्णन रामानुजन, ये टीसीएस के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान की ओर, जिसमें पहला है प्रित्जर पुरस्कार 2021। तो ये वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित प्रित्जर पुरस्कार जो है वो संयुक्त रूप से वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया गया। किसे दिया गया, ये दिया गया जीन फिलिप वासल और एनी लेकेसन्स को, ये दोनों फ्रांस के हैं। ठीक है, और इनाम में दिया गया है इनको एक पदक और $1,00,000 की राशि। फिर नेक्स्ट है आपको एबल पुरस्कार 2021। तो देखिए गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है एबल पुरस्कार। 2021 में दिया गया है संयुक्त रूप से लास्लो लोबाज और अवी विगर्डसन को। ठीक है, लास्लो लोबाज जो है वो बुडापेस्ट हंगरी स्थित एल्फ्रेड रेनी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में कार्यरत है और अवी विगर्डसन जो है वो प्रिंसटन में है, अमेरिकी स्थित इंस्टीट्यूट है फॉर स्टडी, उसमें कार्यरत है। ठीक है, इसके साथ देखा जाए तो घोषणा की गई है इसको नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा। ठीक है, इनाम में 60 लाख क्रोनर मतलब $7.04 लाख दी गई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है आपको चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020-21। तो देखिए ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2020 का चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है नीतू सिंह को। लखनऊ स्थित मीडिया प्लेटफॉर्म गांव कनेक्शन के लिए कार्य करने वाली है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020। तो देखा जाए तो पुरुष वर्ग में वर्ष 2020 का जो लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो है बेन स्टोक्स और ये लगातार दूसरे साल बने हैं इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। ठीक है, फिर महिला वर्ग में देखा जाए वर्ष 2020 का जो लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर है तो वो है बेथ होनी ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, फिर लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है किरण पोलार्ड को, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। और नेक्स्ट है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5 दशकों के इतिहास में प्रत्येक दशक के विजडन के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। तो देखिए ये पिछले 5 दशक के हर दशक के जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है उन्हें सम्मानित किया गया है। पिछले 5 दशक में अगर देखा जाए तो पहला आता है 1970 के दशक के लिए सम्मानित किया गया है विविन रिचर्ड्स को। 1980 के दशक के लिए कपिल देव को, 1990 के दशक के लिए सचिन तेंदुलकर को, 2000 के दशक के लिए मुथैया मुरलीधरन को जो श्रीलंका के हैं, फिर 2010 के लिए विराट कोहली ये भारत के कप्तान हैं और 2020 के जो दशक के लिए जो नामित क्रिकेटर्स हैं इनमें से कोई चुने जाएंगे। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ उसमें आपको इंग्लैंड के जैक क्राउल, डैरेन स्टीवंस, डैम सिबल और फिर वेस्ट इंडीज के आपको जैसन होल्डर, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ये नामित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021। तो देखिए 10 से 11 अप्रैल 2021 को वर्चुअल तरीके से लंदन में वितरण किया गया। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत जो पुरस्कारों की सूची है वो देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर ये दिया गया है क्लो झाओ को, क्लो झाओ जिनका फिल्म नोमैडलैंड। फिर आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म
नोमाडलैंड को दिया गया है, जिसके निर्देशक थे क्लोज हाउ। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वो चुनी गई है फ्रांसिस मैकडोरमेंड, ये भी नोमाडलैंड मूवी से। फिर सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफर जोशुआ जेम्स, ये भी नोमाडलैंड से हैं। ये 4 पुरस्कार जो दिए गए हैं, ये चारों दिए गए हैं नोमाडलैंड को, ठीक है। बाफ्टा में 4 पुरस्कार नोमाडलैंड को दिया गया है। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म में है अनदर राउंड, इसके निर्देशक थे थॉमस विंटरबर्ग। फिर सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म है सोल, और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री है माय ऑक्टोपस टीचर। फिर सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म है द प्रेजेंट, और बाफ्टा फेलोशिप दिया गया है आंग ली को, जो कि ताइवानी निर्देशक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021। तो ये 25 अप्रैल 2021 को पुरस्कार का वितरण किया गया है अमेरिका में, यानी लॉस एंजलिस में, अमेरिका के लॉस एंजलिस में इसका वितरण किया गया है। और 1 जनवरी 2020 से 28 फरवरी 2021 के बीच जो भी फिल्म प्रदर्शित हुए हैं, उन फिल्मों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। देखिए, प्रमुख ऑस्कर पुरस्कार की सूची में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी आपको नोमाडलैंड को 3 पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नोमाडलैंड को दिया गया है, जिसके निर्देशक है क्लोज हाउ। फिर डायरेक्टर क्लोज हाउ को ही दिया गया है नोमाडलैंड फिल्म से। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई है फ्रांसिस मैकडोरमेंड, ये भी नोमाडलैंड से है, ठीक है। फिर देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये है एंथनी हॉपकिंस द फादर, और इंटरनेशनल फिल्म के लिए दिया गया है अनदर राउंड को डेनमार्क के। एनिमेटेड फिल्म के लिए दिया गया है सोल को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सपोर्टिंग रोल में दिया गया है डैनियल क्लूआ को, जो कि जुडास एंड द ब्लैक मसीहा के लिए। फिर आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो सपोर्टिंग रोल में है वो है यूह जुंग यून फिल्म मिनारी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग जो जीता है वो जीता है फाइट फॉर यू, फिल्म है जुडास एंड द ब्लैक मसीहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021। तो ये 2 मई 2021 को यूनेस्को ने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो वर्ष 2021 का गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया है, वो गया है मारिया रेसा को। फिलीपींस की खोजी पत्रकार हैं और मीडिया एग्जीक्यूटिव हैं मारिया रेसा, ठीक है। और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि 3 मई को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप का वाक्लाव हावले मानवाधिकार पुरस्कार 2020। तो देखिए ये 19 अप्रैल 2021 को सऊदी अरब की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं लुजैन अल हथलाल, इसको प्रदान किया गया है। और इस पुरस्कार के तहत 60,000 यूरो मतलब $72,000 की राशि प्रदान की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है निधन। निधन में पहला है नरेंद्र सिंह कोहली। तो ये पद्मश्री से सम्मानित हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार, उपन्यास, कहानी, नाटक, व्यंग, स्मरण, निबंध जैसी सभी विधाओं में लगभग 100 पुस्तकों के रचयिता हैं। और ये 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, ठीक है, नरेंद्र सिंह कोहली का। नेक्स्ट है रंजीत सिन्हा। रंजीत सिन्हा जो है वो सीबीआई के पूर्व निदेशक, 68 वर्ष की आयु में कोरोना से संक्रमित होने के कारण इनका निधन हो गया, ठीक है। फिर शंख घोष। शंख घोष भी जो है वो पद्म भूषण से सम्मानित है। बांग्ला कवि एवं साहित्यकार का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे अंततः कोविड संक्रमण का शिकार बने, ठीक है, ये भी कोविड संक्रमण के हैं। फिर नेक्स्ट है आपको शशिकला। शशिकला एक्ट्रेस है, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित, बॉलीवुड की 100 से अधिक फिल्मों में स्मरणीय भूमिका निभाने के लिए इन्हें जाना जाता है। 88 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर जो है वो हरिद्वार कुंभ में शामिल होने आए थे। निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव दास इनका नाम है, ठीक है। कपिल देव दास की कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया और ये 65 वर्ष के थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है श्रवण राठौर। श्रवण राठौर जो है वो हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार श्रवण राठौर, जो कि नदीम श्रवण की जोड़ी से जाना जाता है, वो 66 वर्ष की आयु में कोरोना संक्रमित होने के कारण उनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट है संजय चक्रवर्ती। यह है अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित निशानेबाजी में जाने माने कोच। 79 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। फिर देखा जाए नेक्स्ट है प्रिंस फिलिप।
प्रिंस फिलिप जो है वो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप यानी ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है। फिर है आपको साइमन मरांडी। साइमन मरांडी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से हैं। 73 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पंडित राजन मिश्रा। पद्म भूषण से सम्मानित बनारस घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर है आपको जगदीश खट्टर। जगदीश खट्टर जो है वो मारुति उद्योग के प्रबंधक निदेशक यानी एमडी रहे हैं और 78 वर्ष की आयु में इनका। फिर नेक्स्ट है आपको सोली सोराबजी। सोराबजी जो है वो पद्म विभूषण से सम्मानित थे, वरिष्ठ अधिवक्ता थे, भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं और 91 ईयर्स यानी 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है आपको मोहन एम सांता नागोदर। ये सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश न्यायमूर्ति का गुरुग्राम के अस्पताल में 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुस्तकें यानी बुक्स। स्टोरीज आई मस्ट टेल, इसके लेखक हैं कबीर बेदी। फिर नेक्स्ट है आपको इट्स वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस, इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड्स। फिर नेक्स्ट बुक है आपको इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, इसके लेखक हैं शिव शंकर मेनन। चलिए अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है विविध। विविध में आपका पहला है नौसैनिक अभ्यास वरुण का 19वां संस्करण। तो देखिए 26 से 28 अप्रैल 2021 को अरब सागर में भारत व फ्रांस की वार्षिक नौसैनिक अभ्यास वरुण का 19वां संस्करण संपन्न हुआ। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक गवर्नरों की वर्चुअल बैठक। तो देखिए ये जो ब्रिक्स देश की जो बैठक हुई थी वो 6 अप्रैल को हुई थी, भारत की अध्यक्षता की थी और भारत की तरफ से वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की ये पहली बैठक संपन्न हुई है। ठीक है। और बैठक में जो सह अध्यक्षता की गई है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा और आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने की थी। इन दोनों ने सह अध्यक्षता की थी। ठीक है। फिर देखा जाए तो चालू वर्ष 2021 में ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता भारत के पास है और इस वर्ष ये 5 देश मतलब ब्रिक्स के जो 5 देश हैं भारत, रूस, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका के इस समूह के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी भारत को ही करनी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है खेलकूद। खेलकूद में पहला है 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021। तो देखिए 13 से 18 अप्रैल 2021 को कजाकिस्तान के अलमाटी में ही संपन्न हुआ। फिर आपको बराबर पदक के साथ ईरान और कजाकिस्तान संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। कैसे? तो ईरान के भी 17 पदक हैं और कजाकिस्तान के भी, और ईरान ने 7 गोल्ड पाए हैं, 5 रजत और 5 कांस्य। कजाकिस्तान ने भी 7 गोल्ड, 5 रजत और 5 कांस्य पाए हैं, कुल मिलाकर 17। भारत का स्थान देखा जाए तो तीसरे स्थान पर है। भारत ने कुल 14 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें से 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य हैं। अब देखिए स्वर्ण पदक में जो 5 है उसमें पुरुष में 1 और महिला में 4 है। पुरुष वर्ग में जो जीता है वो रवि कुमार दाहिया ने जीता है 57 केजी की कैटेगरी में। फिर महिला वर्ग में जो है विनेश फोगाट 53 केजी, फिर अंशु मलिक 57 केजी, सरिता मोर 59 केजी और दिव्या ककड़ान 72 केजी। ये स्वर्ण पदक की लिस्ट है। फिर रजत पदक में देखा जाए 3 लोग हैं, जिसमें पुरुष में 2 और महिला में 1 है। पुरुष वर्ग में बजरंग पूनिया 65 केजी में, दीपक पूनिया 86 केजी में और फिर महिला में साक्षी मलिक 65 केजी में। ये रजत पदक के विजेता है। चलिए कांस्य पदक के विजेता देखें। फिर कांस्य पदक में देखा जाए तो कुल 6 पदक मिले हैं, जिसमें पुरुष में 4 और महिला में 2 है। पुरुष वर्ग में देखा जाए तो करण मोर 70 केजी, नरसिंह यादव 79 केजी, संजीत 92 केजी, सत्यव्रत कादियान 97 केजी और महिला वर्ग में सीमा बिस्ला 50 केजी, पूजा सिहाग 76 केजी। ये कांस्य पदक के हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021। तो इसमें देखा जाए तो भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। 13 से 23 अप्रैल 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी AIBA के तत्वाधान में ये आयोजन हुआ, जो कि पोलैंड में कील्स में संपन्न हुआ है। पोलैंड के कील्स में संपन्न हुआ। फिर भारत ने 8 स्वर्ण जीते, जिसमें 7 महिला वर्ग में और 3 कांस्य सहित
कुल 11 पदक जीते। ठीक है, स्वर्ण पदक में जो 8 है उसमें पहला है पुरुष में एक जो है वो है सचिन बेंटमोवेट, ये 56 केजी में जीता है। फिर महिला कैटेगरी में देखा जाए जो 7 महिला है स्वर्ण पदक में, गीतिका नरवाल लाइट फ्लाईवेट 48 केजी में, दूसरा है नौरम बॉबिरो जिसाना चानू फ्लाईवेट में 51 किलोग्राम, फिर पूनम पूनिया फेदरवेट में 57 केजी, चौथा है विंका लाइटवेट में 60 केजी में, और अरुंधति चौधरी वेल्टरवेट 69 केजी में, फिर थोकचोम सनामाचा चानू मिडिल वेट में 75 केजी में, अल्फिया पठान हैवी वेट है, ये 88 किलो के जो प्लस में है उससे ऊपर कैटेगरी में इन्होंने जीता है। फिर अगर कांस्य पदक के बारे में देखा जाए तो 3 पदक जीते हैं, तीनों पुरुष कैटेगरी में जीते गए हैं। पहला है आपको विश्वमित्र चोंगथम, ये लाइट फ्लाईवेट में जीते हैं 49 केजी में। फिर दूसरा है आपको अंकित नरवाल लाइट वेल्टरवेट 64 किलोग्राम में। फिर तीसरा है विशाल गुप्ता हैवी वेट 91 किलोग्राम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपको इंडियन सुपर लीग 2020-21 तो देखा जाए तो ये नवंबर 2020 से मार्च 2021 के दौरान फुटबॉल का एक लीग है जो गोवा में संपन्न हुआ। ठीक है, और विजेता जो रहा वो मुंबई सिटी एफसी रहा है और ये पहली बार विजेता रहा है। उप विजेता है एटीके मोहन बागान, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मतलब हीरो ऑफ द लीग जो अवार्ड है वो दिया गया है रॉय कृष्णा को, फिजी के हैं, एटीके मोहन बागान के। फिर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग ये दिया गया है लालेंग माविया को, ये भारतीय खिलाड़ी हैं, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको कोपा डेल रे 2020-21 तो ये 19वां कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट जो है 2020-21 का, ये बार्सिलोना में संपन्न हुआ है, स्पेन में है बार्सिलोना। ठीक है, फिर विजेता अगर देखा जाए तो बार्सिलोना क्लब ही इसके विजेता रहे हैं, रिकॉर्ड ये 31वीं बार जीता है, और उप विजेता है एथलेटिक बिल्बाओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको मोंटे कार्लो मास्टर्स 2021 तो मोंटे कार्लो मास्टर्स जो है वो खेला गया आपको 10 से 18 अप्रैल 2021 को फ्रांस के मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट। इसमें जो एकल कैटेगरी में जो विजेता रहे वो स्टेफनोस सित्सपास जो कि ग्रीस के हैं, और उप विजेता रहे ए रुबलेव रूस के। फिर युगल कैटेगरी में जो विजेता है वो है निकोला मैक्टिक और मेट पावेक क्रोएशिया के हैं दोनों, और उप विजेता रहे ब्रिटिश जोड़ी डॉन इवांस व नील सकुप्स्की। ठीक है, अब देखिए इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में देखा जाए तो ये 18 अप्रैल 2021 को हुआ इमोला इटली में, और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का ये फॉर्मूला 1 रेस संपन्न जो हुआ इसमें विजेता रहे एम वर्स्टापन रेडबुल के, और दूसरे स्थान पर रहा लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोविड-19 महामारी के चलते उत्तर कोरिया जो है वो टोक्यो ओलंपिक के जो 32वां ओलंपिक हो रहा है टोक्यो ओलंपिक, उससे हटने की घोषणा कर दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में महिला क्रिकेट टीम शामिल। तो देखिए 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 के दौरान जो होने वाला 22वां राष्ट्रमंडल खेल है उसमें महिला क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, और T20 के प्रारूप में यह खेला जाएगा। 8 टीमें शामिल होंगी जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और एक कैरेबियन टीम होगी। एक कैरेबियन टीम, देखिए कैरेबियन टीम कहने का मतलब ये है कि सभी कैरेबियन जो आइलैंड्स हैं, जो देश हैं, वो सब मिलकर एक वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम बनाते हैं। लेकिन यहाँ वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम नहीं उतरेगी, बल्कि उन्हीं कैरेबियन कंट्रीज में से किसी एक कंट्री का जो होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा एज ए कैरेबियन टीम के रूप में। ठीक है, और इसमें है ये तो 7 टीम हो गए, और 8वां टीम जो होगा उसका निर्णय होगा क्वालिफायर के जरिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। समाप्त होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मंथ का मतलब जो जून 2021 का प्रतियोगिता दर्पण का बुक है वो मार्केट में पब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो आप प्रतियोगिता दर्पण के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आप ई बुक के रूप में उसको परचेज कर सकते हैं, ई बुक के रूप में, ना कि PDF के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, आप उसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ डू शेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।